Hello students, this is Surya Kaushik and you are watching my channel KC Biozone। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। बहुत सारे बच्चों को यूनिट बायोटेक्नोलॉजी से डर लगता है, लेकिन टर्म 2 में ऐसे कौन से टॉपिक है, ठीक है, जो हमें बायोटेक से करके जाएंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फॉर सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बायोटेक से हमारे पास दो चैप्टर्स हैं, कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट कर दें। बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर्स नेक्स्ट है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्बर्ट बॉयर, आपको पता होना चाहिए हर्बर्ट बॉयर ने जो स्टिकी एंड्स के बारे में बताया था। जो अभी आप पढ़ेंगे स्टिकी एंड्स क्या होता है, डीएनए को जुड़ने के लिए, डीएनए स्ट्रैंड्स को ऐसे जुड़ने के लिए जो स्ट्रैंड्स, ठीक है, जुड़ने के लिए जिन एंड्स की ज़रूरत होती है स्टिकी एंड्स इजीली लाइगेट करने में हेल्प करते हैं। और इन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से एंजाइम होते हैं जो डीएनए को कट करने, हर्बर्ट बॉयर ने, चलिए चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक है क्या, आपको बताना चाहिए, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स फॉर अवर बेनिफिशियल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या उनके बने हुए प्रोडक्ट्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना। ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है, ईएफबी कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जो हम नेचुरल साइंस या ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, उनके सेल्स को, उनके पार्ट्स को हम यूज करके उनके प्रोडक्ट्स या उनकी सर्विसेज जो हम ले रहे हैं, इस पूरा इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे कि ये जो टेक्निक है ये किस पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले टेक्निक की बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डीएनए आरएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। और वो फिर रिकम्बिनेंट डीएनए, नया डीएनए हम होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डालेंगे तो उसके फिनोटाइप में चेंज होगा, ठीक है। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कैसे मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग जब हम करते हैं तो हमें स्टेराइल इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। स्टेराइल इन्वायरमेंट का होता है जहाँ कोई अनवांटेड माइक्रोब ना हो, ठीक है। तो उनको कैसे हम रिमूव करें स्टेरिलाइजेशन से, कंटेमिनेशन कैसे करें। तो इसमें हम करेंगे रिकम्बिनेशन डीएनए, जब दो सोर्सेज से हम डीएनए लेते हैं और उनको जो ज्वाइन कर देते हैं तो इसको रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। तो कैसे करेंगे, जीन क्लोनिंग या जीन ट्रांसफर की हेल्प से, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए की कॉपी बनने के लिए ज़रूरी होता है। फिर हम बात करेंगे क्लोनिंग की, जिसमें सेम आइडेंटिकल मल्टीपल कॉपीज डीएनए की बनाई जाती है, इसको क्लोनिंग बोलेंगे। प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मिड क्या होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सपोज दिस इज प्लाज्मिड, ठीक है। तो प्लाज्मिड के पास खुद का ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, बैक्टीरिया सेल्स के अंदर होता है ज़्यादातर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, जैसे सपोज ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स। ये क्रोमोसोमल डीएनए है और ये होते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड्स को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को बोलते हैं। कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, सबसे पहले जो सबसे पहले जो प्लाज्मिड आइसोलेशन था ये साल्मोनेला टाइफिमोरियम जो बैक्टीरिया था उससे किया गया था। उससे किया था, मैंने अभी आपको बताया था एक साइंटिस्ट के बारे में, हर्बर्ट बॉयर। तो उन्होंने ही इसको आइसोलेट करने में हेल्प की थी। और स्टेनले कोहन भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर द फर्स्ट साइंटिस्ट who isolated this restriction enzymes, ठीक है। restriction enzymes की भी डिस्कवरी उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को भी आइसोलेट किया था। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड साइट को ही कट करते हैं, स्पेसिफिक साइट को ही कट कर सकते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है। तो और यहाँ पे हम प्लाज्मिड्स को एज अ वेक्टर यूज करेंगे, मतलब अपना डिजायर्ड जीन हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम वेक्टर के अंदर डाल के, ठीक है। सपोज ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ बहुत सारे ऐसे सर्कुलर प्लाज्मिड है, हमने एक प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया, उस प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की
की हेल्प से कट करके उसके बाद हमने अपने डिजायर्ड जीन वहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि प्लाज्मिड डीएनए भी है, डिजायर्ड डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दोबारा से हम बैक्टीरियल सेल जहाँ से लिया है होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। अब ये देखिए, अब प्लाज्मिड जब रेप्लिकेट होगा, मल्टीप्लाई होगा, इसकी नंबर ऑफ, तो हमारे जीन के भी साथ साथ में नंबर ऑफ कॉपीज बनेगी। इसको हम कहते हैं हम जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जीन क्लोनिंग इसको बोलते हैं। तो जीन क्लोनिंग के लिए क्या स्टेप्स इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। देखो, जो आपको जैसे फोटोस्टेट मशीन है, जीरोक्स करने के लिए मशीन है, तो आपको जो पेज आपको चाहिए तो आप वही तो उसमें देंगे ना। ऐसे ही वेक्टर के अंदर हम कौन सा जीन इंसर्ट करते हैं जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल, तो उसके बाद उसको हमने रिकमेंडेड डीएनए बना दिया और होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो बाद में हम होस्ट की बॉडी से उसका प्रोडक्ट जो बाहर कल्चर में आता रहेगा उसको ले सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन आल्सो कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या क्या चीजें इसमें यूज करेंगे? सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन है, अभी अभी मैंने आपको बताया, जो एक स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। तो 1963 में ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी की थी इकोलाई से, सबसे पहले इकोलाई से दिया गया। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन, अगर देखिए डीएनए में अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाहर कट करें तो एक्सोन्यूक्लियस कहेंगे, और अगर बीच में से कट करें विद इन द सीक्वेंस तो उसको कहेंगे एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस मतलब बीच में से कट करें, एक्सोन्यूक्लियस मतलब बाहर से कट करें। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसकी डिस्कवरी फाइंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से डिस्कवरी हुई थी, फाइंड टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फाइंड टू जो स्पेसिफिक सीक्वेंस को, 6 बेस पेयर सीक्वेंस को ही कट कर सकता है। और अभी तो हम देखें कि 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हो चुकी है, जो कि 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट किए गए हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, यहाँ इको आर1 जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, इको आर1, यहाँ इको आर1 का देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम गिवन है। आप देखिए, ई मतलब इशर्सिया, सी मतलब कोलाई, जिस बैक्टीरिया से ये आइसोलेट किया है। इक्यू का मतलब पता लग गया। आर, आर का मतलब यहाँ पे क्या है? आर मतलब जिस स्ट्रेन से ये लिया गया। वन मतलब रोमन नंबर, जिस दैट इंडिकेट्स कि किस ऑर्डर में उसकी फर्स्ट स्ट्रेन है या सेकंड स्ट्रेन है या पहली डिस्कवरी सेकंड, तो दैट विल बी मार्कर, सम टाइप ऑफ। फिर मैंने आपको बताया, अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करे डीएनए में एंड्स तो इसको हम कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस, और अगर ये कट कर रहा है विद इन द सीक्वेंस तो इसको हम क्या कहेंगे? एंडोन्यूक्लियस। सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये बेटा 2 मार्क्स में आ सकता है, पैलिंड्रोमिक्स। एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस दे कैन आस्क, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताओ सकते हैं। देखिए बेटा, इन्वर्टेड रिपीट्स, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? इन्हीं पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं। ये होते हैं इन्वर्टेड रिपीट्स, इन्वर्टेड रिपीट्स ऑन विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क्स। ठीक है, ये रिपीटेड इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं जिनमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? सपोज एक रेस्ट्रिक्शन साइट की हम बात करेंगे, GAATTC। ठीक है, यहाँ से भी आगे से भी सेम है और पीछे से भी सेम होगा। देखिए, GAATTC, समझ में आ गई? इन्वर्टेड रिपीट्स। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है कि मैं आपको बता रही हूँ, तो ये ये यहाँ कट लगाता है GA के, GA के यहाँ कट लगाता है। ये देखिए सीक्वेंस गिवन है, GA के बीच में यहाँ कट लगाता है इधर से। तो इन्वर्टेड रिपीट्स पे ही कट लगाते हैं कौन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्टेड है ये साइट के, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तभी तो इनका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही कट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कट कैसा? अभी देखो, अगर डीएनए को कट किया और ऐसे एंड प्रोड्यूस हुए, सपोज ऐसे एंड हमारे पास है, तो ये तो होंगे ब्लंट एंड। क्या बोलेंगे इनको? ब्लंट एंड। इनको लाइगेट करना, जोड़ना बहुत मुश्किल है, ब्लंट एंड। लेकिन अगर वही हमने अगर इसको कट किया, हमने डीएनए को कट किया और हमारे पास इस तरह के सीक्वेंस आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टिकी एंड्स। ये ब्लंट एंड है और ये कैसे एंड है? स्टिकी एंड्स। समझ में आ गई बात? स्टिकी एंड्स को जोड़ना कंपैरेटिवली आसान होता है। देखिए, यहाँ पे गिवन है मलयालम, इन्वर्टेड रिपीट्स है। ठीक है, आप इसको आगे से देखिए, MAL है, पीछे से भी MAL है, इन्वर्टेड रिपीट्स। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, जो इन्वर्टेड रिपीट्स। अभी अभी मैंने आपको बताया, देखिए दोनों डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में भी GAATTC और 3 to 5 में भी, इधर से देखिए 5 प्राइम से GAATTC, सेम है ना। तो GA के बीच में यहाँ कट लगाएगा इको आर1। तो रेस्ट्रिक्शन साइट गिवन है इको आर1 की। लाइगेज एंजाइम मैंने आपको बताया जो जोड़ता है, ठीक है, जो एंड्स को
जोड़ने का काम करता है फेविकोल की तरह। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैंने आपको बताया, डीएनए को बीच में से कट करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस साइड में से कट करेंगे, लाइगेज जोड़ेगा, स्टिकी एंड को इजीली ज्वाइन किया जा सकता है, ब्लंट एंड को एडेप्टर्स की हेल्प से, फिर बाद में स्टिकी एंड्स बना करके एडेप्टर्स की हेल्प से फिर उनको लाइगेट किया जाता है। चलो जीन क्लोनिंग देखते हैं, डायग्राम में गिवन है। सपोज देखिए स्टूडेंट्स, ये है एक फॉरेन डीएनए, ठीक है, ये वो पार्ट है जिसका हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो पहले फॉरेन डीएनए को हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट कर लिया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हमने यहाँ बना दिए, राइट। चलो अब हमने ले लिया अपना वेक्टर डीएनए, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने भी यहाँ पे भी एक कट लगा दिया, तो ये वेक्टर ऐसे ओपन हो गया। अब हमने सपोज ये वाला हमें फ्रेगमेंट की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये फ्रेगमेंट हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, राइट। अब ये बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। क्या बन गया? रिकम्बिनेंट डीएनए, जो यहाँ शो कर रखा है रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। फिर जहाँ से जिस बैक्टीरियल सेल से हमने प्लाज्मिड आइसोलेट किया था वही होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे। अब क्या होगा, होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेगा, होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेगा और उसके साथ साथ हमारा जो डिजायर्ड जीन है भी मल्टीप्लाई करेगा। प्लाज्मिड के अंदर एक बड़ी अच्छी खासियत होती है, वो रेप्लिकेट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, तो ऐसे हमें मल्टीपल कॉपीज मिल जाएगी जीन क्लोनिंग से। ठीक है, लंबा प्रोसेस है, टीडियस प्रोसेस है, बट काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है जीन क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट, 3 मार्क्स में आ सकता है। चलिए, अब सपोज हमारे पास एक डीएनए है थ्रेड के जैसा, राइट, हमने उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट कर लिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से हमने उसको किस पे कट कर लिया, फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स को उसको कट कर लिया, ये हमारे पास फ्रेगमेंट्स आ गए हैं, ये फ्रेगमेंट्स। अब इनको अरेंज कैसे करना है, ठीक है, हमने इसको सेपरेट कैसे करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हमें सेपरेट कैसे करना है, तो हम इसको सेपरेट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। हमने जेल बनाया, एक जेल इलेक्ट्रो, एक जेल चैम्बर है, उसके अंदर हमने पूरे जेल को डाल दिया, यहाँ पे सारा जेल आ गया। ठीक है, जेल डाल दिया हमने, सॉलिडिफाई होने देंगे। एक कॉम होती है बेटा, मॉलिक्यूलर कॉम, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे ऐसे वेल्स बना लेंगे, वेल्स बना लेंगे। जेल को थोड़ा ठंडा होने देंगे, सॉलिडिफाई हो जाएगा। फॉर्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो आप इसको जब वार्म जेल के अंदर डालेंगे और फिर सॉलिडिफाई होने के बाद निकालेंगे तो ऐसे वेल्स बन जाएंगे। वेल्स में अपना डीएनए सैंपल डाल दो, ये जो आपने फ्रेगमेंट्स किए, सपोज एक जैसे टेस्ट ट्यूब तो थोड़ी बड़ी होती है, वाइल थोड़ी छोटी होती है, वाइल के अंदर आपने डीएनए सैंपल लिया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, तो वहाँ ये हमारे पास सैंपल के ऐसे फ्रेगमेंट्स आ गए। तो अब इस सैंपल के अंदर कोई हम स्टेन डाल देंगे, जैसे एटीपीआर है, इथिडियम ब्रोमाइड, क्योंकि डीएनए दिखाई नहीं देगा तो हम कैसे उसको सेपरेट करेंगे उसके बैंड्स को, तो वो हमने डाल दिया। तो उसके बाद हम इसको यहाँ सैंपल को लोड कर देंगे, माइक्रो पिपेट्स होती है जिनकी हेल्प से यहाँ डीएनए सैंपल को लोड कर देंगे। उसके बाद क्या है भाई, डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो ये एंड है पॉजिटिव, ये एंड है, तो ये नेगेटिव चार्ज डीएनए किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव एंड की तरफ, नेगेटिव चार्ज डीएनए मूव करेगा पॉजिटिव एंड की तरफ। तो जो छोटे स्टैंड्स हैं स्टूडेंट, जो छोटे स्टैंड है वो आगे आ जाएंगे, बड़े पीछे चले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास डीएनए सेपरेट हो गया, क्योंकि डीएनए के पास है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा जेल चैम्बर के अंदर। अब हम देखना चाहते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो डीएनए फ्रेगमेंट होगा पीछे होगा, सबसे छोटा होगा आगे होगा। अब हम देखना चाहते हैं, राइट, अब हम देखना चाहते हैं। अच्छा, ये कलर करने का फायदा ये था एटीवीआर से, देखो एटीवीआर ना यूवी लाइट के अंदर, यूवी लाइट में जब इसको एक्सपोज किया जाता है तो इथिडियम ब्रोमाइड का कलर कैसा आ जाता है, ऑरेंज, ऑरेंज फ्लोरोसेंट कलर नजर आएगा। ऑरेंज कर ले, ORANG, हाँ, ऑरेंज फ्लोरोसेंट कलर में हमें ये डीएनए फ्रेगमेंट्स दिखाई देंगे यूवी लाइट। इसे ये एटीपीआर को ना इंटरकैलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरकैलेटिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट, इंटरकैलेटिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए जैसे डीएनए है, डीएनए की जो ये नाइट्रोजन बेस यहाँ यहाँ बाइंड करती है, इंटरकैलेटिंग एजेंट बोलते हैं। और कार्सिनोजेनिक है तो वी हैव टू हैंडल इट विद वेरी केयर। कार्सिनोजेनिक कैसी होती है, कार्सिनोजेनिक होता है कि कैंसर कॉजिंग है, तो वी हैव टू हैंडल इट विद वेरी केयर। ठीक है, और अगर हमने एक डीएनए यहाँ से ऐसे कट करके निकाले, इसको बोलते हैं इल्यूशन। डीएनए फ्रेगमेंट जो भी हम स्टडी करना चाहते हैं उस फ्रेगमेंट को हमने कट करके बाहर निकाले, उसको बोलेंगे इल्यूशन। ठीक है, ये 1 मार्क्स में आ सकता है, डिफाइन इल्यूशन। तो इस तरह से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग कर सकते हैं। क्लोनिंग वेक्टर एक मैंने आपको बताया, हम प्लाज्मिड को यूज कर सकते हैं, एक हम बैक्टीरियोफेज को यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं,
वायरसेस होते हैं दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो कि क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, फेज डीएनए को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, क्या फीचर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से फीचर्स हैं क्लोनिंग वेक्टर की तरह अगर हमें बैक्टीरियोफेज को या प्लाज्मिड को यूज करना है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट। चलिए भाई, एक तो हम चाहते हैं हमें अपना अपने जीन डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। सपोज ये प्लाज्मिड है, ये उसमें सी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। तो नंबर ऑफ कॉपी बनाने के लिए हमें चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर भाई हमने अपना जीन इंसर्ट कहाँ किया है, सेलेक्टेबल मार्कर। सपोज ये है हमारा, कलर चेंज कर देते हैं, सपोज कीजिए ये है हमारा डिजायर्ड जीन, राइट एवरीवन। अब हमने अपने, लेट मी ओपन क्लोनिंग वेक्टर फर्स्ट, हमने अपने क्लोनिंग वेक्टर को कट करके ओपन कर लिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपना डिजायर्ड जीन डाल देंगे, ये डाल दिया हमने इसके अंदर अपना डिजायर्ड डाल दिया, ठीक है। अब ऐसे तो हमें पता ही नहीं लगेगा, देयर शुड बी सिलेक्टेबल मार्कर, कोई ना कोई मार्कर तो होना चाहिए ना। अगर हमें कहीं जाना है तो कोई एड्रेस तो होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ आपका घर है, आपके घर के पास स्कूल है, मंदिर है, या कुछ ना कुछ लैंडमार्क तो आप देंगे ना। ऐसे ही ये डीएनए हमने कहाँ इंसर्ट किया है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। सपोज कीजिए, लेट मी क्लोज इट अगेन, अभी हमने इसको सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचा करके रखते हैं, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए एक एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट जीन है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ एएमपी, और एक टेट्रासाइक्लिन। तो बैक्टीरिया, इन दोनों एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं होगा। ये है बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अभी जिस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड होगा उसको एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, हमें अपने डिजायर्ड जीन को यही कट लगा के, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाएंगे और बीच में इंसर्ट कर, वेरी गुड, बीच में इंसर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को कहेंगे स्टूडेंट हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्योंकि देखिए ये जीन तो अभी भी फंक्शनल है, ये जीन अब काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसके अंदर अपने डिजायर्ड जीन डाल दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंसर्शनल इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्या कहेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इस प्रोसेस, राइट एवरीवन। तो हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसी तरह जो हमारे पास जीन अवेलेबल टेट्रासाइक्लिन को भी कर सकते हैं इसको भी। द रीजन इज कि अब हम पहचान सकते हैं कि हमारा जीन यहाँ पे, देखिए अगर टेट्रासाइक्लिन का जीन काम कर रहा है यानी कि हमने उसके अंदर इंसर्ट नहीं किया, एम्फिसिलिन पहले काम कर रहा था, अब जीन डाल दिया, अब काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तो इनएक्टिवेट हो गया। तो इसी तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज कर सकते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक, एम्फिसिलिन हो, क्लोरोएम्फिकनोल हो, टेट्रासाइक्लिन हो, तो ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ई कोलाई के अंदर ये रेजिस्टेंट जीन नहीं होते, बाकी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर हम ये यूज कर सकते हैं। तो पहला हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, और तीसरा भी क्लोनिंग साइट। देखिए क्लोनिंग साइट का होता है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाएंगे, या तो इंसर्शन, या तो उनके पास मैंने आपको बताया सेलेक्टेबल मार्कर है, वहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे, जैसे कोलाई के अंदर तो है नहीं, तो वहाँ पे कहाँ पे हम अपना जीन इंसर्ट करें, क्लोनिंग साइट कौन सी होगी, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट कौन सी होगी जहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करें, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बड़े स्पेसिफिक होते हैं भाई। अगर ई कोलाई को GAA के बीच में कट लगाना है तो वो वहीं लगाएंगे, ऐसे सीक्वेंस हमारे पास होने चाहिए, राइट। तो रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, तो क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीने होते हैं जिन बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते, तो वहाँ हम कोई हो, तो जहाँ पे हम अपना जीन इंसर्ट करेंगे वो जीन इनएक्टिव हो जाएगा एंटीबायोटिक का, इसको इंसर्शन इनएक्टिवेशन भी कहा जाता है। देखिए कोई ऐसा जीन है जो कलर रिएक्शन देता है, जैसे बीटा ग्लाइकोसाइडेज का जो जीन है ये कलर रिएक्शन देता है, तो अगर हमने इसको इनएक्टिव कर दिया तो पहले मान लीजिए ब्लू कलर ये दे रहा था, तो अब भी ब्लू कलर नहीं देगा, कलरलेस हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम कलर्ड वाली रिएक्शंस को भी यूज कर सकते हैं, या एंटीबायोटिक को तो ऑब्जर्वेशन मेथड से हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया उसमें अब एंटीबायोटिक में ग्रो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, हो रहा है तो जीन एक्टिव है, नहीं हो रहा तो जीन इनएक्टिव है। अब बात आती है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स और एनिमल्स, क्या सेम वेक्टर यूज होंगे या डिफरेंट होंगे, नहीं। जैसे एग्रोबैक्टीरियम
फेशियंस एक बैक्टीरिया है स्टूडेंट, टीआई प्लाज्मिड इससे आइसोलेट करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर हम यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं? प्लांट्स के लिए यूज करते हैं और प्लांट्स, प्लांट्स के लिए। और इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्रीटमेंट फेशियल्स को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहा गया। सारे काम अपने आप कर लेते हैं ये, डीएनए को कट लगाना और डीएनए जीन इंसर्ट करना, क्लोनिंग, सब सब कुछ खुद कर लेते हैं। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्राउन गोल्ड डिजीज कॉज करते हैं ये डाइकोट्स के अंदर, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है। बैक्टीरिया को कहा जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस। एक्चुअली क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर ये ऐसे ट्यूमर ट्यूमर तंबाकू प्लांट्स वगैरह के अंदर ना ये ट्यूमर ऐसे हो जाता है, ट्यूमर मतलब कैंसर अनकंट्रोलेबल। ये होता किस वजह से? इसके इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड। तो हमने क्या करना है, उस टीआई प्लाज्मिड से ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स को हम निकाल देंगे, उसमें अपना डिजायर्ड जीन डाल देंगे। तो इस तरीके से हम टीआई प्लाज्मिड को, ठीक है, टीआई टीआई प्लांट्स, टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड को हम यूज कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। प्लांट तो यूज करते हैं डिजीज कॉज करने के लिए, ये बैक्टीरिया तो अपने अपना टीआई प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं डिजीज कॉज करने के लिए। हमने उसके डिजीज कॉजिंग जीन्स को हटा देना, जिसको डिसआर्मिंग ऑफ पैथोजन भी बोलते हैं। फिर हम अपना डिजायर्ड जीन डाल देंगे, बाकी काम ये खुद करेगा। तो प्लांट्स के अंदर अगर हमें करना है तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका। और जो पार्ट ये ट्रांसफर करता है ना स्टूडेंट्स, डीएनए ट्रांसफर डीएनए। अब बात ये आती है, सपोज कीजिए यहाँ पे एक सेल रखी है, यहाँ पे एक सेल रखी है और ये है डीएनए। मान लीजिए ये है एक बैक्टीरियल सेल और ये रखा है डीएनए फ्रेगमेंट। तो क्या ये सेल अपने आप से डीएनए फ्रेगमेंट को अंदर ले लेगी या ये अपने आप अंदर एंटर कर जाएगा? No। तो हमें इस बैक्टीरियल सेल को रेडी करना पड़ेगा सेल लेने के लिए, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट कौन सा बोलते हैं? द होस्ट, द होस्ट सेल that is that is ready, that is ready to uptake foreign DNA, ठीक है, फॉरन डीएनए, जो बाहर से डीएनए लेने के लिए रेडी है, उसको कॉम्पिटेंट। कैसे कॉम्पिटेंट बनाएंगे? हमने सेल ली, बैक्टीरियल सेल ली, उसको CaCl कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट दे दिया, कॉम्पिटेंट बन गई, कॉम्पिटेंट सेल बन गई, या कॉम्पिटेंट होस्ट हमारे पास आ गया नाउ, ठीक है। बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट कराया, बैक्टीरियल सेल रेडी हो गई। और कैसे बना सकते हैं कॉम्पिटेंट, और कैसे? हम ना एक हीट मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, सेल्स को ना बार बार, कभी हमने आइस आइस पे रखा है सेल्स को, बैक्टीरिया से कभी आइस पे रखा है, कभी 42 डिग्री सेल्सियस पे अल्टरनेटली, फिर आइस पे, ऐसा। तो इसमें क्या होगा, सेल्स में छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, सेल वॉल में ना छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, तो वहां से डीएनए एंट्री कर सकता है। तो इसको बोलते हैं हीट शॉक मेथड। और कैसे हम डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं? माइक्रो इंजेक्शन, जैसे एक सेल है और एक अपने माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से डायरेक्ट अपना डीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड है। जीन गन मेथड में क्या है आपको पता है? गन से हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास गन है, ये कोई भी हमारे पास गन है, तो उसमें हम बुलेट, छोटे छोटे, जीन गन हमारी छोटी सी गन होती है, जीन गन, छोटे छोटे पार्टिकल्स, बोन टंगस्टन, इस तरह के पार्टिकल्स हम यूज करेंगे डीएनए यूज होंगे। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डीएनए कोटेड ये जो पार्टिकल्स है इनको हम शूट आउट करते हैं, तो अंदर चले जाएगा, डीएनए भी अंदर चले जाएगा। ऐसे जीन मेथड को यूज करते हैं। बायोलिस्टिक मेथड आप ध्यान रखेंगे, बायोलिस्टिक मेथड क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल में होती है ना, तो जीन गन बड़ी इजीली पेनिट्रेट कर देती है। तो जीन गन मेथड और ये टीआई प्लाज्मिड वाला जो मेथड है, ये हम प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं स्पेसिफिकली, आपको पता है। उसके बाद भाई डीएनए आइसोलेट हम करना चाहते हैं। आपने हमेशा से सुना है कि डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हमेशा सुना है ये डीएनए आइसोलेट कर रखा है। जब डीएनए को आइसोलेट करते हैं, ऐसे बाहर निकालते हैं थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को, तो इसको स्पूलिंग बोलते हैं। अब हम प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से कि कैसे हम डीएनए सेपरेट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, कोई भी सेल है, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए होता है, राइट। बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें ये डीएनए अगर हमें चाहिए, तो सबसे पहले तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो भी है ब्रेक करनी पड़ेगी। तो बैक्टीरिया है तो सेल वॉल को ब्रेक करेगा लाइसोजाइम से, प्लांट सेल है तो सेलुलोज से, क्योंकि सेलुलोज से बनी होती है, फंगल सेल है तो फाइटिंग, ऐसे हमें लोग पहले तो सेल ब्रेक करेंगे। उसके बाद, ठीक है, उसको पहले सेल वॉल ब्रेक कर ली हमने, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई
फिर सेंट्रीफ्यूज हाई स्पीड पे रोटेट करवाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, ठीक है। सारा जो भी सेल पहले डेब्रिज है ना, सेल ऑर्गेनेलिस या सेल वॉल का रिमेनिंग जो भी पार्ट है सब नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास ऊपर रह गया सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट के अंदर भी हमारे पास तीन चीजें हैं। आरएनए जब हाई स्पीड पे रोटेट करा दिया तो नीचे पैलेट बन जाएगा, सेल डेब्रिज का पैलेट है, सेल डेब्रिज का पैलेट है, ठीक है। और ऊपर क्या रह गया, आरएनए है, डीएनए है, और क्या है वही प्रोटीन। तो हमने अब क्या करना है, अब हमने आरएनए यूज करना है, आरएनए फिर हमने यूज करना है प्रोटीएज। प्रोटीएज प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा, आरएनए आरएनए से आरएनए को डिग्रेड कर देगा। क्या रहेगा हमारे पास, डीएनए। डीएनए को निकालने के लिए अब क्या करेंगे, वही नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे 90%, चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे, डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, डीएनए ना प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, प्रेसिपिटेट हो गया। उसके बाद आप इसको कूलिंग प्रोसेस है, मतलब कि कोई भी ग्लास रॉड लेकर या लूप लेकर इसको निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं cooling। तो समझ में आया सभी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सेल वॉल ब्रेक करने के लिए एंजाइम यूज करना है, ठीक है। एंजाइम यूज करना है सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए। सेल वॉल को ब्रेक कर लिया, हाई स्पीड में रोटेट करवाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से, सेल डेब्रिस नीचे आ जाएंगे, ऊपर सुपरनेटेंट में डीएनए आरएनए प्रोटीन बचेगा। आरएनए नहीं चाहिए, आरएनए एंजाइम से डिग्रेड कर दो, प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीज से डिग्रेड कर दो, चिल्ड इथेनॉल डाल दो, डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, निकाल लो उसको। बड़ा इजी। और मैंने आपको बताया डीएनए को कैसे कट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से हम उसको कट कर सकते हैं, ये कर चुके हैं। जीन क्लोनिंग बड़ा टीडियस मेथड है भाई। पहले हम बैक्टीरियल सेल लेंगे, बैक्टीरियल सेल के अंदर होंगे प्लाज्मिड, उसमें से हम प्लाज्मिड आइसोलेट करेंगे, प्लाज्मिड को कट करेंगे, प्लाज्मिड में अपना डिजायर्ड जीन डालेंगे, डिजायर्ड जीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर से हम बैक्टीरियल सेल के अंदर डालेंगे, फिर उसके अंदर उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, राइट। कुछ ऐसा मेथड जो डीएनए की हमारे मल्टी, ये है जीन क्लोनिंग, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, काम अच्छा करता है लेकिन लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। जीन क्लोनिंग का तो ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। तो ऐसा कौन सा मेथड है जो डीएनए की मल्टीपल कॉपीज करा दे, डीएनए एम्प्लीफिकेशन करवा दे, मतलब कम समय में, डीएनए की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं लेकिन कम समय में, डीएनए एम्प्लीफिकेशन मेथड टेक्निक का है। तो कौन सा रिएक्शन, पीसीआर पॉलीमरेज रिएक्शन, कुछ ही मिनट्स बड़े जल्दी। अगर हमें कोई क्रिमिनल केसेस सॉल्व करना है या कोई मैटरनल पैटर्नल डिस्प्यूट को सॉल्व करना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, तो ये मेथड बड़ा जल्दी, जीन क्लोनिंग तो लेट रिजल्ट देगा, ये बहुत जल्दी। बस इसकी एक लिमिटेशन है कि 14 से 15 केबी के डीएनए फ्रैगमेंट को ही ये जो है मल्टीप्लाई कर सकता है, करेगा बहुत जल्दी। जैसे एक फोटोस्टेट मशीन को या प्रिंटर को आपने कमांड दे दी 15 पेजेस निकल, तो 15 पेजेस विद इन मिनट्स निकल जाएगा, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। बड़ी जल्दी मल्टीपल कॉपीज हमारे पास डीएनए की आ जाएंगी, लेकिन एक ड्रॉबैक है कि फ्रैगमेंट साइज लिमिटेड होगा। जहाँ यहाँ जीन क्लोनिंग में हम 300 केबी तक के जीन्स को भी, ठीक है ना, कितने बड़े बड़े ह्यूमन जो जीन्स है उनका साइज काफी बड़ा होता है, तो इतने बड़े बड़े जीन्स को भी, लेकिन यह साइज लिमिट है, बट जल्दी। तो फोरेंसिक साइंस लैब में तो ये बहुत ज्यादा जो है इसका पीसीआर का यूज होता है। 3 स्टेप प्रोसेस है स्टूडेंट्स, वन है डीनेचुरेशन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डीनेचुरेशन में क्या होगा भाई, डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं, हम हाई टेम्परेचर देंगे, कितना 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री से हाई टेम्परेचर देंगे, दोनों डीएनए स्ट्रैंड अलग होंगे, ऐसे दोनों डीएनए स्ट्रैंड, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना बीच में, वो ब्रेक हो जाएगा, दोनों डीएनए स्ट्रैंड ओपन हो गए, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप होगा भाई एनिलिंग, एनिलिंग में प्राइमर बाइंडिंग होती है, ठीक है। प्राइमर आरएनए का छोटा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड छोटा सा पार्ट होता है, वहीं से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, डीएनए की कॉपीज बनानी है तो प्राइमर चाहिए। तो एक प्राइमर आगे लग गया फॉरवर्ड प्राइमर, एक पीछे लग गया रिवर्स प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर रिवर्स प्राइमर। तो फर्स्ट है डीनेचुरेशन, जिनमें डीएनए स्ट्रैंड मेल्टिंग होगी, मतलब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। एनिलिंग में टेम्परेचर रखेगा लगभग 55 डिग्री सेल्सियस, और इसमें प्राइमर बाइंडिंग होगी बच्चों, एक प्राइमर आगे बाइंड होगा एक पीछे। मैंने आपको बताया प्राइमर क्या है, प्राइमर आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, आरएनए का छोटा सा पार्ट है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए जरूरी होता है। आरएनए ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है जो थोड़ा छोटा होता है। थर्ड स्टेप रहेगा हमारे पास एक्सटेंशन, एंड दिस स्टेप इज आल्सो कॉल्ड
पॉलीमराइजेशन, इसको हम पॉलीमराइजेशन स्टेप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, देखो प्राइमर बाइंड हो चुका है तो डीएनए अपने आप जो है इलोंगेट हो जाएगा। तो 30 साइकिल है तो आपको देखो 30 कॉपीज यहाँ पर मिल जाएंगी कितनी सारी। तो ऐसे आप कितनी भी एम्पलीफिकेशन इसको कर सकते हो अप टू 1 बिलियन टाइम। तो सिंपल सा प्रोसेस है। डीनेचुरेशन, टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे 90 टू 90 या 92 डिग्री सेल्सियस, एनिलिंग में लगभग 55 डिग्री सेल्सियस। और एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन के अंदर जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 70 से 72 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर। तो 3 स्टेप प्रोसेस हो गया काम। अब बात करते हैं भाई, टेम्परेचर तो यहाँ चला गया 99। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो इतने हाई टेम्परेचर पे काम करेगा? पॉलीमरेज एंजाइम तो चाहिए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एज वेल एज फॉर सीएस। टैग पॉलीमरेज यूज करेंगे यहाँ। क्या यूज करेंगे? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज की क्या फुल फॉर्म है? टैग पॉलीमरेज बेटा एक एंजाइम है जो कि एक बैक्टीरिया से, थर्मोफिलस बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे रह सकता है, ठीक है। थर्मस थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, उससे एक एंजाइम आइसोलेट किया है, टैग पॉलीमरेज। टी मतलब थर्मस, एक मतलब एक्वेटिकस। तो यही है जो डीएनए को इतने हाई टेम्परेचर पे भी रेप्लिकेट करवा सकता है। पीसीआर डिफरेंस आ सकते हैं, पीसीआर 3 मार्क्स में खुद भी आ सकते हैं, डिफरेंस भी आ सकता है जीन क्लोनिंग और इसमें, तो आप कर लेंगे बड़ी इजीली, इजी। ठीक है, थर्मोसेक्वेटिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। हमारी बॉडी के एंजाइम तो 27 डिग्री सेल्सियस पे ऑप्टिमम उनका टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा 40, उसके बाद तो डिनेचर हो जाएंगे ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो। चलिए नेक्स्ट बात कर, सिलेक्टेबल मार्कर मैंने आपको बता दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होते हैं उनको हम एज ए सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल वेक्टर्स के अंदर, प्लाज्मिड्स वगैरह के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, इनको हम यूज कर सकते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। समझ में आई बात? चलो, तो अब भाई हमने जब होस्ट सेल के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए डाला, उससे जो हमारे पास जो अब जो उससे प्रोटीन बनेगा या जो भी प्रोडक्ट बनेगा, अब रिकम्बिनेंट डीएनए डाला तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे रिकम्बिनेंट प्रोटीन। अब बैक्टीरियल सेल तो बना रहा है, अब हमें कोई एक बैक्टीरियल सेल के अंदर तो मटेरियल बनाना नहीं है, हमें बहुत सारी, अगर मान लीजिए हमें एंटीबायोटिक बनानी है, एंटीबायोटिक बनानी है या कोई और प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, कोई भी। तो बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स होते हैं हमारे पास इंडस्ट्रियल स्केल पे चीज़ें बनाने के लिए, 100 से 1000 लीटर की कैपेसिटी रहती है, इनको फर्मेंटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स भी बोलते हैं। और इनमें जो है दो तरह के फर्मेंटर हो सकते हैं ये बायो रिएक्टर। स्टीयरिड टैंक टाइप, देखो इनमें स्टीयरर लगे होते हैं। स्टीयरर क्यों लगे? चीज़ों को मिक्स कर देंगे, ऑक्सीजन मिक्स करा देंगे, एरोबिक बैक्टीरिया भी तो है ना जो कल्चर में आप कर रहे हैं, या फिर स्प्रे टाइप, इसमें हम डायरेक्ट गैस को जो है ऊपर से ही जो है स्प्रे कर रहे हैं और वो बबल्स की तरह देखो अंदर जा रही है और मिक्स कर रहे हैं। तो ये दोनों टाइप आ सकते हैं, बट आर बायोरिएक्टर्स दे आर द लार्ज कल्चरल वेसल्स हैविंग 100 to 1000 liters of capacity. They are to convert specific product with the help of recombinant DNA technology, and it provide optimum condition। देखो बैक्टीरियल का सेल्स का यूज करें, माइक्रोब्स का यूज करें तो ऑप्टिमम कंडीशन तो चाहिए ना, से टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट, तो जो भी चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें दे रहे हैं। अगर डिफरेंस आ जाता है टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर, तो दोनों डायग्राम आपको साथ में बनाने हैं। सीजन में मैंने आपको बताया चीज़ों को मिक्स करने में हेल्प कर रहा है ना। और या एजिटेटर सिस्टम, एजिटेटर मतलब जो इसको नीचे से ऐसे घुमाता रहे, मतलब मिक्स करना है हमें। चलो, अब हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी हो चुका है, अब हमें उसको पैक करना है, मार्केटाइज करना है, तो इस पूरे स्टेप को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्योंकि जब हमारी बायोसिंथेटिक फेज यानी कि बनने वाला जो काम था वो पूरा हो गया, अब हमें प्रोडक्ट को क्या करना है? प्रोडक्ट को फिल्टर करेंगे पहले तो, जो भी हमारा कल्चरल सेल्स है सेपरेट करेंगे, ठीक है, रिकम्बिनेंट हमारा जो प्रोटीन आया है या जो भी मटेरियल हमने प्रोडक्ट प्रिपेयर किया है उसको सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालेंगे, उसको पैक करेंगे और उसकी लेबलिंग करेंगे और उसको पहले कंट्रोल टेस्टिंग के बाद फिर उसको मार्केटाइज करेंगे, ठीक है। तो ये लंबा प्रोसेस होता है, कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है तो इतनी जल्दी मार्केट में नहीं आता है, बट फिर भी जो भी स्टेप्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं इसको हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। और अभी हम रिकमेंडेड जेनेटिकल जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट या एनिमल बनाना है ऐसे नहीं बना सकते, हम अगली यूनिट में हम करेंगे जीईएसी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है जो ये अप्रूव करती है कि किसमें हम जो है रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स
बनाने के लिए किस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम यूज करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी एनिमल हमने पकड़ लिया और उसका डीएनए चेंज कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो कोई भी जेनेटिक इंजीनियर हैव टू टेक परमिशन फॉर देयर प्रोजेक्ट फ्रॉम जीईएस, तो जो चीज़ों को देखती है एथिकली और सारी चीज़ों से ठीक है या नहीं है। चलिए, तो इस वीडियो में यही चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिए, और बायोटेक के सेकंड चैप्टर के लिए एक और वन शॉट बना देंगे हम लोग, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल है तो इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और खुद भी अच्छे से करना। एक और लास्ट में जाते जाते एक चीज़ बता दूँ, बेटा कुछ प्लाज्मिड ऐसे जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल प्लाज्मिड आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जैसे PBr32, ठीक है। पी मतलब प्लाज्मिड, BR मतलब बॉबरी एंड रोड्रिगेज, जिन साइंटिस्ट ने मतलब प्रिपेयर किया। देखो इसमें कितनी सारी रेस्ट्रिक्शन है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ओराइड साइट, और ये दूसरे बैक्टीरिया के लिए सीडोमोनास है, जो भी है, साल्मोनेला है, पामेच है, इक्वाडोर है, कितने सारे एंजाइम्स की रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो इसमें हम रेस्ट्रिक्टेड नहीं है भाई कि एक ही एंजाइम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स भी साइंटिस्ट लोग प्रिपेयर करते हैं जीरो मिनट से। तो ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड एक गिवन है PBr32, इसका स्ट्रक्चर अच्छे से कर लिए, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। चलिए, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।